देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा मास्क पहनते रहिए और जब भी घर से बाहर निकलिए तो पूरा प्रोटोकॉल का ख्याल रखिए। न्यूज 18 इंडिया भी कैंपेन चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ ही अभी की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। खबर ये कि गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकियों से जुड़ी हुई है खबर, जहां न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि पकड़े गए दोनों संदिग्ध आतंकियों ने यूपी में मानव बम से धमाकों की साजिश रची थी और इसके लिए मानव बम भी तैयार कर लिए गए थे। आतंकी की इस साजिश के तार कानपुर से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मानव बम के लिए लखनऊ और कानपुर के करीब 12 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है और जानकारी ये भी मिल रही है कि कानपुर के पनकी इलाके की रहने वाली 3 महिलाएं पिछले 1 महीने से संदिग्ध आतंकियों के संपर्क में थी। कल एटीएस की छापेमारी से पहले ही तीनों महिलाएं फरार हो गई थी और अब इनकी तलाश की जा रही है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में बैठा अल कायदा का हैंडलर उमर हल मंडी भी इन महिलाओं से मिल चुका था। तो बड़ी खबर इस वक्त गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकियों से जुड़ी हुई जानकारी ये कि पकड़े गए दोनों संदिग्ध आतंकियों ने उत्तर प्रदेश में मानव बम से धमाकों की साजिश को रचा था। साथ ही साथ मानव बम भी तैयार किए गए थे। आतंकी साजिश के तार कानपुर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मानव बम के लिए लखनऊ और कानपुर की करीब 12 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई थी। जानकारी ये भी आ रही है कि कानपुर के पनकी इलाके की रहने वाली 3 महिलाएं पिछले 1 महीने से संदिग्ध आतंकियों के संपर्क में रही थी। कल एटीएस की छापेमारी से पहले तीनों महिलाएं फरार बताई जा रही हैं और अब इनकी तलाश हो रही है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि पाकिस्तान में जो बैठा हुआ अलकायदा का हैंडलर है, जिसका नाम उमर हलमंडी है, वो भी इन महिलाओं से मिल चुका है। तो 11 जुलाई 2021 की तस्वीरें और उसके साथ ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के व्यूअर्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर यह कि 12 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई थी। कानपुर की करीब 12 महिलाएं ये हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। और बड़ी खबर लखनऊ से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से जुड़ी हुई। एटीएस ने लखनऊ से एक और आदमी को पकड़ा है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक आरोपी मसरुद्दीन मुशीर और मिनहाज अहमद से पूछताछ के बाद इस आदमी को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि शकील नाम का ये आदमी ई रिक्शा चलाता था और जनता नगर कॉलोनी का रहने वाला है। इसके अलावा जानकारी मिल रही है कि कानपुर से भी आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, कहां तक फैला हुआ है आतंक का जाल, उससे संबंधित जो पकड़ा गया आदमी है वो ई रिक्शा चलाता था, ये जानकारी उसके बारे में मिल रही है। एटीएस ने लखनऊ से एक आदमी को पकड़ा गया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो आतंकियों का साथी हो सकता है। और यूपी को दहलाने की अलकायदा की साजिश के पर्दाफाश होने के बाद यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कहा है, आइए सुनिए। उत्तर प्रदेश में लगातार एटीएस कार्रवाई कर रही है, आतंकी को पकड़े। आज एटीएस ने फिर एक शकील नाम के युवक को उठाया है जिसका मुसीर से संबंध था और ई रिक्शा चलाता था। कहा जा रहा है ये उस कड़ी का हिस्सा है जो अलकायदा से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह हैं। सर, एटीएस ने आज फिर एक संदिग्ध को उठाया है। बड़ी प्लानिंग थी, लखनऊ में हनुमान सेतु को दहलाने की प्लानिंग थी, अमीनाबाद में, अयोध्या, काशी, मथुरा था। नहीं, देखिए, जो अलकायदा के लोग पकड़े गए हैं और उनको 14 दिन का जो रिमांड है, उस पर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस पर काफ़ी चीज़ों का खुलासा हो रहा है। और खुलासा से ये साफ हो रहा है कि बहुत अहम जगह उन लोगों का प्लानिंग करी हुई थी, योजना थी कि वहाँ पे वो डिस्टर्ब करेंगे और लोगों को उस पर नुकसान होएगा। लेकिन एटीएस ने बड़ा काम किया है और उस खुलासे से बहुत और लिंक मिल रहे हैं, अन्य शहरों के भी मिल रहे हैं, उसमें भी छापे पड़ रहे हैं और लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। उसमें आज भी एक बड़ा, जैसे आपने बताया, तो ये साफ है कि ये एक बड़ी षड्यंत्र था। लखनऊ में कश्मीर का भी कनेक्शन सामने आया। कश्मीर के एक तौहीद नाम के व्यक्ति ने मुशीर को पैसा भेजा और उसके 2 कमांडर लखनऊ आने वाले थे रेकी करने के लिए। तो जिस तरह एजेंसियां आपके काम करें, आज दिल्ली स्पेशल सेल NIA भी आई है, किस तरह जांच आगे बढ़ी, क्योंकि पूरे देश को दहलाने की साजिश थी? नहीं, देखिए, ये जो जांच है, केंद्र की जितनी भी एजेंसियां हैं उनके साथ सहयोग लेते हुए उत्तर प्रदेश का एटीएस कर रहा है। और जहाँ जहाँ, जैसे मैंने कहा, और भी शहर हैं तो उसमें और राज्य भी सम्मिलित होते हैं, तो उसके अंदर तार देखे जा रहे हैं। पैसा कहाँ से बाहर से आ रहा था उसको भी देखा जाएगा। तो ये सब चीज़ों पे विस्तार से और गंभीरतापूर्वक जांच होगी और जो भी
इन लोग की साजिश थी, उन लोगों को उसको विफल किया जाएगा। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत सिंह जुड़ रहे हैं। अजीत, और क्या अपडेट आ रहा है संदिग्धों से संबंधित और साथ ही उन महिलाओं से संबंधित जो ट्रेनिंग के लिए लगातार जानकारी मिल रही है कि उनके जरिए हैंडलर्स अपनी उस कवायद को आगे बढ़ाए थे जिसमें भारत को दहलाने की साजिश थी? देखिए, बिल्कुल प्रीति, पाकिस्तान में बैठा आल उल हंडी जो पाकिस्तानी हैंडलर है, जो सबमल का रहने वाला सैयद अख्तर नाम है, वो कानपुर की 3 महिलाओं के संपर्क में था और मानव बम की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और कहा जा रहा है कि ये 3 महिलाएं बिल्कुल फुल ट्रेंड हैं जो मानव बम के लिए तैयार थी। और इन महिलाओं ने लखनऊ और कानपुर के लगभग दर्जन भर महिलाओं को ट्रेंड किया था, उनसे बातचीत करी थी। इनकी तैयारी थी बकरीद के पहले और इसके साथ साथ 15 अगस्त को काशी, अयोध्या, मथुरा के साथ साथ लखनऊ के हनुमान सेतु और अमीनाबाद के इलाके में विस्फोट करना चाहते थे। यूपी के दर्जन भर ऐसे शहर थे जहां पर ये तबाही मचाना चाहते थे। यूपी एटीएस को पूछताछ में जानकारी मिली है कि कश्मीर से लेकर लखनऊ और कानपुर का जो दक्षिणी इलाका है, प्रीति बता दें कि सबसे ज्यादा टारगेट पर वही इलाका है जहां से सबसे पहले मेनाज ने पिस्तौल खरीदी थी, उसे मोबाइल प्रोवाइड कराया गया था, विस्फोटक पदार्थ लिए गए थे। और कश्मीर के 2 कमांडर जो आल उल हंडी के संपर्क में थे वो लखनऊ भी आने वाले थे और वो भीड़ भाड़ इलाकों का रेकी भी करने वाले थे। तो बड़ी जानकारी हासिल हुई है उत्तर प्रदेश की एटीएस को और ये बड़ी कामयाबी भी एक तरफ से कहा जाए तो अब लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है। और कानपुर से अब तक आधा दर्जन लोगों को एटीएस ने उठाया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें 2 बड़े संदिग्धों को भी एटीएस ने उठाया। हालांकि ये 3 महिलाएं जो मोबाइल बंद करके फरार हैं, इनके लिए एटीएस की 3 टीमें लगातार काम कर रही हैं कि आखिर ये वो महिलाएं हैं जो क्या बाहर गई थी, देश के बाहर गई थी और अलुंडी से मिली थी, या फिर वीडियो कॉल टेलीग्राम के जरिए उनके संपर्क में थी। इन सब की जांच यूपी एटीएस कर रही है और आज दिल्ली की स्पेशल सेल और एनआईए ने भी इन लोगों से पूछताछ की है। और अजीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इधर लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकियों के मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। वो ये है कि न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है जिसके मुताबिक दोनों आरोपियों की 15 अगस्त को अयोध्या, काशी और यूपी के कई धार्मिक शहरों को दलाने की साजिश थी। और इस साजिश के तहत पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि अलकायदा ने बकरीद से पहले धमाकों की साजिश रची थी और इनके निशाने पर भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। जानकारी के मुताबिक इसके लिए कश्मीर से 2 आतंकी कमांडरों को भी आना था। लखनऊ का अमीनाबाद बाजार और हनुमान सेतु भी इनके निशाने पर थे। और पूछताछ में यह भी पता चल रहा है कि इन दोनों जगहों पर प्रेशर कुकर से धमाके की साजिश थी। आरोप है कि दोनों संदिग्ध आतंकी कश्मीर के तौकीद और मूसा के इशारे पर बम बना रहे थे और इनके लिए कानपुर और लखनऊ से बारूद और हथियार भी जुटाए गए थे। बताया यह भी जा रहा है कि इन साजिशों में कानपुर के कुछ संदिग्ध भी शामिल हैं जिनकी तलाश की जा रही है। अजीत, ऐसा लग रहा है कि इस पूरी साजिश में कानपुर एक ऐसा केंद्र बन रहा है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को शामिल करने की कवायद हुई है। देखिए, बिल्कुल जो है प्रीति, इसके पहले भी जब 2014 में 2015 में जब भी इस तरह की आतंकी वारदात हुई है तो कानपुर का दक्षिणी इलाका जो चमनगंज का इलाका है वो जरूर सुर्खियों में रहा। और इस बार भी कानपुर पर ही यूपी एटीएस का टारगेट है और 3 टीमें पिछले 4-5 दिन से लगातार कानपुर में काम कर रही हैं। क्योंकि जो आज शकील पकड़ा गया है लखनऊ से, जो कहा जा रहा है मुसीर का साथी है जो आतंकी अलकायदा का पकड़ा गया है, उसने बताया कि वो ई रिक्शा के माध्यम से, उसकी बैटरी के माध्यम से प्रेशर कुकर बम बनाते थे और हनुमान सेतु और अमीनाबाद में ये विस्फोट करना था उनको और इसी रिक्शा के जरिए वो रेकी कर रहे थे जिसमें शकील उनका साथ दे रहा था। उस शकील को आज जो जनता नगर का रहने वाला है उसे बुद्धा पार से यूपी एटीएस ने उठाया है। तो आप ये मानकर चलिए प्रीति कि कानपुर ही एटीएस के सबसे बड़े टारगेट के तौर पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा संदिग्ध कानपुर के हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पहले से पकड़े गए 6 लोग हों, इसके पहले 2 कट्टरपंथियों को भी एटीएस ने उठाया था। तो पूरा का पूरा फोकस कानपुर है और इस बात की जांच की जा रही है कि कानपुर का आखिर कश्मीर कनेक्शन क्या है, ये मूसा कौन है, ये तौहीद कौन है और ये कैसे उमर अल मंडी से जो हैंडल हो रहे थे और ये सऊदी अरब किस लिए गए थे। तो बड़े खुलासे की तरफ यूपी एटीएस बढ़ रही है और निश्चित तौर पर 15 अगस्त और बकरीद के आसपास उत्तर प्रदेश समेत देश के कई इलाकों को ये दहलाने की साजिश रचे थे और जिसमें सीरियर ब्लास्ट और मानव बम की तैयारी थी इनकी तरफ से, जिसमें महिलाओं को हथियार के तौर पर ये इस्तेमाल कर रहे थे। एक और बात अजीत, वो ये कि पाकिस्तान से ये सब लोग जुड़े हुए थे और पाकिस्तान की शह पर भी ये पूरी तैयारी की जा रही थी। इसके कौन कौन से सुराग और तथ्य मिले हैं? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार के एसीएस होम, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार इस बात को कह चुके हैं कि इनके पास इस बात के पर्याप्त सबूत है कि अलकायदा से जुड़े आतंकी हैं। इनके पास से जो दस्तावेज बरामद हुए जिसमें रेड कलर की पेन से बाकायदा पिन आउट किया गया, कुछ चित्र बनाए गए हैं उस नक्शे पर, वो सब कुछ बरामद हो चुका है। और जो खाते मिले हैं इनके पास से, जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप और वीडियो कॉल की जो चैटिंग मिली है, वो इस तरफ इशारा करता है कि ये सब कुछ एटीएस को हाथ लगे और
जो ये बताते हैं कि इसमें पाकिस्तान का भी हाथ है, अफगानिस्तान का भी हाथ है, अलकायदा का भी हाथ, और सऊदी अरब से जो जहां पर जाके इनकी मीटिंग हुई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि अल हंडी भी पाकिस्तान से आया था, उसने ही इन लोगों को ब्रेन वॉश किया और बाकायदा इसके लिए तैयार किया। और डू इट योरसेल्फ, ये जो मॉड्यूल है अलकायदा का, ये बहुत ही खतरनाक है। इसमें आपको खुद विस्फोटक खरीदना है, खुद प्रेशर कुकर खरीदना है, खुद असलहे खरीदना है, खुद बम बनाना है और खुद बम बन जाना है और उसके बाद विस्फोट करना है। तो ये बहुत ही खतरनाक, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं होती। 4 लोग एक जगह पे बैठकर किसी भी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा खतरा है। अजीत, आप मेरे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर आपको बता देते हैं कि पकड़े गए दोनों जो संदिग्ध आतंकियों ने यूपी में मानव बम से धमाकों की साजिश रची थी और इसके लिए मानव बम भी तैयार कर लिए थे, और आतंकी इस साजिश के तार कानपुर से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। जानकारी ये आ रही है कि मानव बम के लिए लखनऊ और कानपुर के करीब 12 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई थी। जानकारी ये भी मिल रही है कि कानपुर के पनकी इलाके की रहने वाली 3 महिलाएं पिछले 1 महीने से संदिग्ध आतंकियों के संपर्क में थीं। कल एटीएस की छापेमारी से पहले ही तीनों महिलाएं फरार हो गई थीं और अब इनकी तलाश की जा रही है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में बैठा अलकायदा का हैंडलर उमर हलमंडी भी इन महिलाओं से मिल चुका था। अजीत हमारे साथ हैं। अजीत, क्या ये आइडेंटिफाई हो पाया है कि वो कौन सी महिलाएं थी, किस इलाके से संबंधित थी और कब से उनका इस तरह से ब्रेन वॉश कर उन्हें इस तरह की नापाक साजिशों का हिस्सा बनाने की कवायद चल रही थी? देखिए प्रीति, जिन 3 महिलाओं की बात की जा रही है वो काफी खतरनाक और सातिर किस्म की, और ये भी कहा जा रहा है या तो वीडियो कॉल के जरिए वो उमर हलमंडी से मिले थी, या फिर ये बाहर गई थी, या फिर हलमंडी भारत आया था, अपना रूप बदल के उनसे मुलाकात की। तो बड़ी साजिश को बेनकाब किया यूपी एटीएस ने, और यूपी एटीएस को इस बात के प्रूफ हैं कि वो 3 महिलाएं कौन सी हैं, किससे बात कर रही थी, कहाँ रहती थी, इसीलिए यूपी एटीएस ने छापेमारी की। लेकिन उससे पहले ये महिलाएं अपना मोबाइल बंद करके फरार हो गई, और ये वो महिलाएं हैं जो इसके बाद लगभग आधे दर्जन से अधिक, यानी 3 ये थी और लगभग 9 से 10 महिलाओं को इन्होंने अपने लिए तैयार भी किया था मानव बम के तौर पर। ये उनका इस्तेमाल आने वाले वक्त में कभी भी कर सकती थी हिंदुस्तान को दहलाने के लिए। तो ये बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा का था, और ये मानव बम के जरिए, सीरियर ब्लास्ट के जरिए, प्रेशर कुकर बम के जरिए साजिश फैलाना, दहलाना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं यूपी एटीएस को सब कुछ पता चल चुका है, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी वो शेयर नहीं कर रहे हैं, ऑफिशियल तौर पर बता नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जांच प्रभावित हो सकती है। और इसीलिए यूपी के सीएम ने एटीएस को कई सारे अत्याधुनिक वेपन्स उपलब्ध कराने के लिए, अत्याधुनिक गाड़ियां उपलब्ध कराने के लिए और मैन पावर बढ़ाने का भी आदेश जारी कर दिया है प्रीति। और अगर इनमें से किसी की भी साजिश नाकाम हो जाती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, और ऐसे में ये एटीएस की बड़ी कामयाबी भी है। इधर बड़ी खबर बिहार से संबंधित आ रही है। दरभंगा ब्लास्ट के बाद बिहार के सभी रेलवे स्टेशन पर अलर्ट जारी किया गया है। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की खबर है, जिसके मुताबिक दरभंगा ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए को कुछ अहम सुराग मिले हैं। एनआईए को धमाके में इस्तेमाल होने वाली डिवाइस की तलाश है। इस डिवाइस के जरिए धमाका करने पर लगने वाली आग पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और अब तक की जांच में पता चला है कि डिवाइस बिहार भेजी गई है, लेकिन अभी तक इसे बरामद नहीं किया गया है। बिहार में जीआरपी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और सारे स्टेशंस को अलर्ट किया गया है, और इस डिवाइस की पहचान और तलाश करने को कहा गया है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले की जांच कर रही एनआईए को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने एक इंसेंडियरी डिवाइस बिहार भेजा था और वो अब तक बरामद नहीं हो पाया है। ऐसे में एक अलर्ट जारी किया गया है और बिहार के सभी स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पटना जंक्शन पर आने जाने वाले हर आदमी पर नज़र रखी जा रही है। एक तरफ जीआरपी की टीम तैनात है तो वहीं दूसरी तरफ आरपीएफ लोगों पर नज़र बनाई हुई है, और लगातार जो लोग भी स्टेशन पर आने जाने वाले हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। तो वहीं सीसीटीवी कैमरा से भी लोगों को मॉनिटर किया जा रहा है, और कोशिश ये की जा रही है उसकी जांच कर बातें सामने लाने की कि आखिर वो डिवाइस अभी कहाँ है और कौन वो व्यक्ति है जो बिहार लेकर पहुंचा था। हालांकि वो अब तक पता नहीं चल पाया है। ऐसे में जांच एजेंसियां चौकन्ना हैं और बिहार के सभी स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखी जा रही है, ताकि अगर किसी तरह का संदिग्ध और कोई भी व्यक्ति अगर दिखता है तो फिर उसको तुरंत अपने कब्जे में लिया जा सके।
और आइए बात करते हैं बारिश की। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आज दूसरे दिन भी मानसून के बादल जमकर बरसे हैं। कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिससे सड़कों पर पानी भर गया है। दिल्ली की ऐसे थोड़ी सी बारिश में पानी पानी हो जाती है। इससे जुड़ी 5 तस्वीरें आइए दिखाते हैं। नजफगढ़ हो या सदर बाजार, मयूर विहार हो या गांधीनगर या प्रगति मैदान, हर जगह सड़कों पर पानी भर गया है और कई जगहों पर इससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। एक रोज पहले भी दिल्ली में जोरदार बारिश हुई थी और इसके बाद कई इलाकों में लंबा जाम लग गया था। 5 तस्वीरें आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कहां तो बारिश का इंतजार था और कहां थोड़ी सी बारिश के बाद देखिए आलम क्या है। चाहे नजफगढ़ हो, सदर बाजार हो, मयूर विहार हो, गांधीनगर हो, प्रगति मैदान हो, सब जगह सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है और पानी भरने के बाद गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। और इधर साउथ वेस्ट दिल्ली हो या पूर्वी दिल्ली, हालात एक से ही हैं। हर जगह बारिश के साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। सड़कों की जगह सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। पहली तस्वीर साउथ वेस्ट की है, दिल्ली के नजफगढ़ की है, जिसकी हालत यह है कि थोड़ी सी बारिश बर्दाश्त नहीं कर पाया है। और दूसरी तस्वीर पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार की है, यहाँ भी सड़कों पर पानी नजर आ रहा है। दोनों तस्वीरों में जगह अलग अलग है, लेकिन हालात और मंजर दोनों ही जगह सेम है, एक जैसे हैं। नजफगढ़ और मयूर विहार, सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। कहाँ तो मानसून का इंतजार था और कहाँ मानसून के आते ही देखिए किस कदर सड़कें पानी पानी हो गई हैं। और इधर दिल्ली के गांधीनगर की भी तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के बाद वहां जल भराव की स्थितियां हो गई हैं। कई जगहों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि बारिश का पानी दुकानों तक पहुंच गया है। गांधीनगर ये वो इलाका जो अमूमन लोग वहां पर थोक के लिए सामान खरीदने के लिए जाते हैं, वहां पर आलम यह है कि सड़कों पर जो बाजारों के बाहर की सड़क है वहां पर पानी भरा हुआ है और झमाझम बारिश हो रही है। जगह जगह जल जमाव की स्थितियां हैं। जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों पर बैठे तो हैं, लेकिन ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश है। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में भारी बारिश के बाद जल भराव की स्थिति है और इन जगहों पर पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का पानी दुकानों तक पहुंच चुका है। दिल्ली में इस वक्त झमाझम बरसात हो रही है। आमतौर पर आपने बड़ी सड़कों का हाल देखा होगा कि किस तरीके से वाटर लॉगिंग हो जाती है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे बाजारों की हकीकत। गांधीनगर बाजार में हम मौजूद हैं और जरा देख लीजिए यहाँ पर बारिश के बाद किस तरह के हालात यहाँ बन गए हैं। पूरी सड़क पर पानी भर गया है। आप देखेंगे तो मेरे जो पैर हैं वो भी इस पानी में डूब चुके हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पूरी सड़क पर पानी ही पानी नजर आएगा। जो दुकानदार हैं वो दूसरी तरफ अपनी दुकानों में खड़े हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई ग्राहक यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पानी पूरी सड़क पर भरा हुआ है और ये आधा घंटा हो गया है जब यहाँ लगातार बारिश आप देख सकते हैं इस तरह से हो रही है। तो ये बाजारों के हाल हैं। लगातार ये दावे किए जा रहे थे जिन पर ये जिम्मा है कि नालों की सफाई होती है मानसून से पहले, लेकिन हकीकत क्या है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर किस तरह से बाजार के भीतर पानी भर गया है। जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसका साइड इफेक्ट भी दिखना शुरू हो गया है। शहर की कई सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया है। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दे रही है। तस्वीर ITO की है, जहां बारिश की वजह से लंबा जाम लग गया है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ITO और उसके नजदीक प्रगति मैदान की। और हालत आप देखिए दोनों ही जगह किस तरह से बारिश का असर, बारिश का साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। दोनों ही तस्वीरों में ITO पर भारी जाम है, वहीं दूसरी तरफ सड़क पर प्रगति मैदान वाले हिस्से में आप देखेंगे तो पानी भरा हुआ और वहां भी गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमे है। जैसे तैसे सड़क पर पानी जिस तरह से भरा हुआ है, बहुत कम रफ्तार में गाड़ियां, चाहे 4 पहिया हो या फिर 2 पहिया हो, वो चल पा रहे हैं। और थोड़ी देर की बारिश से ही दिल्ली की सड़कें लबालब हो गई हैं। कई जगह तो सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक सड़क पूरी तरह पानी में डूबी दिखी है। पानी भरने से वहां लंबा जाम लग गया है। गाड़ियां सड़क पर रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली की, देखिए। और जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में किस कदर बारिश का असर दिख रहा है। थोड़ी देर की बारिश के बाद दिल्ली की सड़कें लबालब हैं और कई जगह तो सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास की ये सड़क है जो पूरी तरह से वहाँ पर देखिए भरी हुई है पानी से। ऑटो रिक्शा तक रुक गया है क्योंकि वो पानी में चल नहीं पाया। पानी भरने से वहाँ लंबा जाम लग गया है और गाड़ियाँ सड़कों पर रेंगती दिख रही हैं।
दिल्ली में बारिश किसी के लिए राहत लेके आई है तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये बारिश आफत का काम कर रही है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ठीक पीछे की सड़क ये तस्वीरें हैं जहां पर पानी लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ये पानी घुटने तक भर गया है। इतना ज़्यादा पानी भर गया है कि यहाँ से अब गाड़ियों को निकलने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ठीक पीछे की तस्वीरें हैं, मुख्य सड़क है और यहाँ पर आप देखें तो ये देखिए सामने एक स्कूटर है जो खराब हो गया है क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है कि इसमें गाड़ियाँ जो हैं वो अटक जा रही हैं। ये देखिए बड़ी कोशिश से स्कूटर को दूसरे किनारे पर लेकर गए हैं और उसके बाद उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो जो लगातार गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। पानी घुटनों तक पहुँच गया है और इस जगह की अगर बात की जाए तो पिछले कई महीनों से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिस वजह से पानी की जो निकासी है वो ठीक से नहीं हो पा रही है और यही वजह है कि लगातार पानी भरने का जो सिलसिला है वो जारी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से ये कहा गया है कि लगातार पंप लगाए गए हैं ताकि पानी की निकासी का काम हो सके, लेकिन बावजूद उसके दिल्ली के कई इलाकों में ऐसी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं जहां पर पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया है और लोगों को इस तरीके से सड़क पर निकलने में परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो कई जगह गाड़ियां फंस गई हैं, कई जगह गाड़ियां ख़राब हो गई हैं, कई जगह लोगों को पैदल जाना पड़ता है। तो ये तस्वीरें अब दिल्ली में देखने को मिल रही हैं। आज दूसरा दिन है जब इस तरीके से मानसून की बारिश जो है वो दिल्ली में शुरू हुई है और दूसरे दिन ही तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि कई जगहों पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन पंडित के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और दिल्ली के सदर बाजार इलाके में तो बारिश के बाद नाले का गंदा पानी सड़कों पर आ गया है। देखने से ऐसा लगा कि जैसे सड़कों पर कोई बह रहा हो नदी का पानी। थोड़ी देर की को बारिश के बाद हर तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली के सदर बाजार इलाके की है जहां पर सड़कों पर गंदा पानी आ गया है और ये आलम तब हुआ है जब नाले का गंदा पानी इस तरह से सड़कों पर आया है और देखते ही देखते ये पूरा जो इलाका है एक गंदे नाले की तरह लग रहा था और आसपास उसकी दुकानें नजर आ रही थी जिसमें आते जाते लोगों को काफी बदबू का भी सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के सदर बाजार में और बारिश के बाद क्या हालात है सदर के ये आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए आप किस तरीके से पानी यहाँ पर पूरा भर गया है। आप देख रहे हैं कि जो रेहड़ियां यहाँ खड़ी हैं, देखिए पानी जो सीवर है वो यहाँ पर खुल गए हैं, पूरा पानी पानी हो गया है। यहाँ पर सब्जी मंडी एक लगती है, उसकी रेहड़ियों पे भी आप नजर डालेंगे। दूसरी तरफ की भी मैं तस्वीरें दिखाऊं, जो ये दूसरी गली यहाँ से जा रही है उसको आप देखेंगे तो पूरा पानी पानी नीचे तक आपको नजर आएगा। ये पूरा इलाका सदर बाजार का जहाँ पर होलसेल मार्केट है, यहाँ पर लोगों की रिहाइश भी बसती है और पानी का हाल देखिए किस तरीके से यहाँ पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। जरा सी बारिश हुई है, तकरीबन 1 घंटे की बारिश के बाद सदर बाजार की ये तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं और पानी का लेवल क्या है ये इस बात से अंदाजा लगाइए कि जो गाड़ियां आपको खड़ी हुई दिख रही हैं उनके टायर इसमें डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिल्ली के सदर बाजार की जहां पर एक बारिश के बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और दिल्ली ही नहीं, महज कुछ घंटों की बारिश ने हरियाणा के रोहतक में कोहराम मचा दिया है। सड़कें गायब हो गई हैं, उनकी जगह सड़क पर ही दरिया नजर आने लगा है। पानी की वजह से कई गाड़ियां बीच रास्ते में बंद हो गई हैं और इसी दौरान पानी में एक स्कूटी भी बहती नजर आई। रोहतक की ज्यादातर सड़कों की तस्वीरें लगभग एक जैसी ही है। तो ये देखिए अमूमन जो सर पर दौड़ती है स्कूटी, वो आप देखिए पानी में अपने आप को कितना लाचार महसूस करती हुई बहती चली जा रही है। इतना ज्यादा बहाव है और ऐसे में जो गाड़ियां हैं, जो 4 पहिया वाहन है, वो तो अपनी रफ्तार को जैसे तैसे ही पूरा कर पा रहे हैं। कई गाड़ियां तो इस बारिश के पानी में वहीं थमसी गई हैं। आफत की बारिश का सामना उत्तर प्रदेश के बागपत के लोगों को भी करना पड़ा है। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। सड़क पर पानी भरने की वजह से वहां रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि नालों की सफाई नहीं की जाती और इसी वजह से सड़क और बाजार में पानी भर जाता है। तो उत्तर प्रदेश के बागपत की तस्वीरें हैं और तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं वहां के हालात को, लोगों की परेशानी को और लोग कितना गुस्से में हैं इस तस्वीरों को देखने के बाद और जो वहां रह रहे हैं उनके लिए कितना मुश्किल है ऐसे जगह पर जीवन यापन करना। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के बागपत की और आफत की बारिश का सामना कर रहा है उत्तर प्रदेश का बागपत, वहां के लोग। और मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया है। हर तरफ पानी पानी दिख रहा है।
और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। कोल्हापुर में लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से एक इमारत का हिस्सा अचानक गिर गया है और इस हादसे में इमारत के नीचे खड़े एक शख्स की जान बाल बाल बच गई है। बेहद डराने वाली तस्वीरें इस वक्त महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आपको हम दिखा रहे हैं। आसमान से बरसती हुई आफत कैसे लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है, ये बड़ी तस्वीर महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। कोल्हापुर में लगातार बारिश का कहर देखने को मिला है। भारी बारिश की वजह से एक इमारत का हिस्सा अचानक गिर गया और इस हादसे में इमारत के नीचे खड़े एक शख्स की जान बाल बाल बच गई। बेहद खतरनाक तस्वीरें। सोचिए किसी को अंदाज भी नहीं होगा कि किस तरह से अचानक एक इमारत का हिस्सा इस तरह से जमीन पर गिर पड़ेगा और उसके नीचे खड़ा हुआ एक शख्स, उसकी जान बाल बाल बच गई। और देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून आ गया है। कई राज्यों में तो मानसून ने तबाही भी मचानी शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। और इन्हीं से जुड़ी हुई 6 तस्वीरें हम आपको दिखाएं। उससे पहले इन 5 तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए। 5 तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर गुजरात के कच्छ की है, जहां भारी बारिश की वजह से हाईवे पर घुटनों तक पानी भर गया है। दूसरी तस्वीर राजस्थान के सीकर की है, जहां भारी बारिश के बाद अंडरपास में पानी भर गया है, जिसमें 2 बसें फंस गई हैं। और तीसरी तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की है, बारिश के बाद लैंडस्लाइड की खबर आ रही है। चौथी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के शिमला की है, जहां भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। और 5वीं तस्वीर मुंबई की है, जहां सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। और गुजरात के कच्छ में भारी बारिश की वजह से हाईवे पर घुटनों तक पानी भर गया है। देखने से ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग इसे पार करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि गाड़ियां जहां तक थीं वहीं पर रुक गईं और फिर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। यही नहीं, सड़क पर बहता पानी अपने साथ कई गाड़ियों को बहाकर ले गया। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सड़क पर सैलाब की और हाईवे पर लगे जैम की। और इन दोनों ही तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि किस तरह से मानसून आते ही तबाही की तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई हैं। जहां कुछ राज्यों में लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ जगह ऐसी है जहां पर बारिश लगातार इस तरह से बढ़ रही है, इस तरह से हो रही है कि लोगों के घरों में अब पानी घुसने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और गुजरात के द्वारका में तो भारी बारिश के बाद शहर की सूरत ही बिगड़ गई है। आफत की बारिश का सामना द्वारका के लोगों को भी करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भरने से कई गाड़ियां चलते चलते अचानक बंद हो गई और इसके बाद लोगों को उन्हें धकेलना पड़ा। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। सड़क पर पानी भरने की वजह से वहां रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुजरात के कच्छ, द्वारका और जामनगर इलाके में भारी बारिश की चेतावनी है। और मौसम विभाग भी ये बता रहा है कि अगले 3 दिनों में इस जगह पर भारी बारिश होने की लगातार संभावना है। और अगली तस्वीर राजस्थान के सीकर से है। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश के बाद अंडरपास में पानी भर गया, जिससे 2 बसें फंस गई और इन बसों में करीब 35 लोग सवार थे। इन बसों को बाहर निकालने के लिए एक क्रेन बुलानी पड़ी। करीब 1 घंटे की कोशिश के बाद दोनों बसों को बाहर निकाला गया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इन तस्वीरों के सामने आने के बाद लोग परेशान हो गए। भारी बारिश के बाद ये बस वहाँ पर फंस गई। और उत्तराखंड के विकास नगर की ये तस्वीरें हैं, जो हैरान करने वाला एक वीडियो है। उसमें एक आदमी एक बड़े ट्यूब पर बैठकर उफनती यमुना नदी में बहती लकड़ी को पकड़ने की कोशिश करता दिखा। उस आदमी का कहना है कि खाना बनाने के लिए उसे लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो लोग जान जोखिम में डालकर नदी में बहती लकड़ी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और इस बीच खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे और इस दौरान वो वाराणसी को कई सौगात देंगे। बताया जा रहा है कि पीएम रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, गोदुलिया, मल्टी लेवल पार्किंग और गंगा में शुरू होने वाले क्रूज सेवा समेत करीब 1583 करोड़ की योजनाओं का तोहफा वाराणसी को देंगे। और इसके साथ ही पीएम मोदी कुछ नई योजनाओं की बुनियाद भी रखेंगे। पीएम मोदी बीएचयू भी जाएंगे, जहां वो चाइल्ड हेल्थ केयर यूनिट का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम सुबह 11 बजे वाराणसी के बीएचयू पहुंचेंगे और वहां
योजनाओं का उद्घाटन करने के बाद दोपहर 12:20 पर रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद दोपहर 2 बजे पीएमबीएचयू में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विभाग का निरीक्षण करेंगे और साथ ही कोरोना पर डॉक्टरों और अधिकारियों से बातचीत करेंगे। तो प्रधानमंत्री का ये महत्वपूर्ण दौरा अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का, जिसमें उन्होंने ताबड़तोड़ न सिर्फ कार्यक्रमों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवानी है बल्कि कई सौगात वाराणसी के लोगों को देनी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसे तोहफे उन्हें मिलेंगे कि वाराणसी के लोग इन तमाम घटनाओं के इंतजार में बेसब्री से हैं और तैयारियां भी लगभग इस दौरे से संबंधित पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को जो 1583 करोड़ की सौगात देंगे वो इसी मंच से देंगे जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर ही प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हालांकि जनसभा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए इस तरीके से स्पेस बनाया जा रहा है ताकि कोविड-19 के गाइडलाइन का भी पालन हो सके और जनसभा भी हो सके। इसके लिए आप तस्वीर में देख रहे होंगे 3 जर्मन हैंगर की व्यवस्था की गई है। 3 ब्लॉक बनाए गए हैं जिसमें करीब 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। ये IIT BHU का राजपूताना ग्राउंड है और यहाँ पर 300 वर्ग फीट के 3 जर्मन हैंगर को तैयार किया, यानी तीनों जर्मन हैंगर 900 वर्ग फीट में रहेंगे और पूरे मैदान में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। SPG और पुलिस की नज़र रहेगी और ग्राउंड में करीब 90,000 वर्ग फीट में पंडाल है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरे पंडाल को 30 ब्लॉक में बांटा गया है और प्रधानमंत्री का जो मंच है जिस पर मैं खड़ा हूं ये करीब 32 बाई 64 का हिसाब से बनाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। 60 फीट में ही एरिया होगा और मंच और जो पब्लिक के बीच की जो दूरी है उसको भी यहाँ निर्धारित किया गया है और वो उसके लिए भी यहाँ पर एक खास गाइडलाइन बनाई गई है जो 100 फीट की दूरी को एक औसत माना गया है। ये देखिए मंच से और यहाँ की दूरी 100 फीट है। तो यहाँ पर तीनों हैंगर को तैयार कर लिया गया है, कुर्सी लगा दी गई है और बाहरी लोगों के प्रवेश पर फिलहाल रोक लग गई है। कल जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा तब यहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे। 3 LED स्क्रीन हैं और यहाँ पर जिससे प्रधानमंत्री जो भी सौगात देंगे काशी को वो दिखाई जाएगी।